नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में हम बात कर रहे हैं कि रूठने मनाने का दौर चल रहा है, सियासत किस ओर जा रही है, यही आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के नेताओं की सीएम बनने की ख्वाहिश अब जुबान पर आनी शुरू हो गई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर दावेदारी पेश की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने सीएम पद को लेकर अपना दावा पेश कर दिया है। इस बार मेरे पर सारे हरियाणा की जनता का और मेरे अम्बाला छावनी की जनता का बहुत दबाव पड़ रहा है। इसलिए इस बार मैं अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री पद का पार्टी के आगे दावा करूंगा। बीजेपी में अनिल विज ही अकेले नहीं जो सीएम बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीएम पद की रेस में कई और चेहरे भी शुमार हैं, जिसमें नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, राव इंद्रजीत। वहीं कांग्रेस में भी सीएम पद को लेकर खींचतान देखी जा रही है और कई नेता सीएम पद की रेस में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला। एक तरफ सीएम चेहरे की रेस चल रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के चुनाव में बयानों के तीर चल रहे हैं। बयानों का स्तर भी ऐसा हो गया है कि जब कोई साथ होता है तो वो अच्छा था, लेकिन जैसे ही साथ छोड़ता है तो वो दो मुंहा साफ हो जाता है। अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुंहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। बयानों की बिसात पर चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी शंखनाद कर हरियाणा के चुनाव को गरमा दिया है। इस रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने दलित, ओबीसी और आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाकर ये जताने की कोशिश की कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। चुनावी बिसात बीत चुकी है और सभी मोहरे भी सजे हुए हैं और इसी तरह से सभी अपनी चाल भी चल रहे हैं और इसी चाल में सबकी नजर सीएम की कुर्सी पर लगी है। जो खींचतान कुछ वक्त पहले कांग्रेस में दिखाई दे रही थी, यानी कि शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, और कुमारी शैलजा ने पिछले दिनों खुलकर ये बातें कही कि मैं भी सीएम की रेस में हूं, मैं भी इस दौड़ में हूं। लेकिन वो सूरत हाल अब भाजपा में भी देखने को मिल रहा है। जहां पहले राव इंद्रजीत इस रेस में थे, खुलकर कई बार अपनी ख्वाहिशें जता चुके हैं, वहीं अब अनिल विज ने भी, आपने सुना हमारी रिपोर्ट में, अनिल विज ने खुलकर इस बात का दावा ठोका है। एक बार फिर से सुनाएंगे कि अनिल विज ने क्या कहा था। आपको सुनाएंगे कि अनिल विज ने क्या कहा। अनिल विज ने कहा कि मैं दावा करता हूं सीएम पद पर, मैं पार्टी का सीनियर हूं, यह कहना है अनिल विज का। मेरे पर सारे हरियाणा की जनता का और मेरे अम्बाला छावनी की जनता का बहुत दबाव पड़ रहा है। इसलिए इस बार मैं अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री पद का पार्टी के आगे दावा करूंगा। तो ये सुना आपने अनिल विज को। अनिल विज बड़े नेता भाजपा के और खुलकर कह रहे हैं। इनकी नाराजगियां भी देखने को मिली थी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। अजयदीप लाठर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रियदर्शनी हैं बीजेपी से, सुखबीर तंवर हैं कांग्रेस से और सुरेश पाठक हैं जेजेपी से। अजयदीप लाठर, जिस तरह से कुछ दिन पहले हम कांग्रेस में, और कुछ दिन पहले क्यों, ये अभी भी लगातार चल रहा है, कुर्सी एक है
एक अनार 100 बीमार। वही हाल अब भाजपा में भी देखने को मिल रहा है। राव इंद्रजीत, नायब सैनी और भी कई नाम हैं और अब अनिल विज खुलकर कह रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आपको? चुनावी बिसात तो पूरी तरह से सज चुकी है। अजयदीप लाठर। देखिए, मुझे लगता है कि विज साहब लगातार जीत रहे हैं और पिछली बार भी चित्रा सरवारा निर्दलीय आई थी कांग्रेस की बागी होकर, और इस बार भी वो सामने है। तो कहीं ना कहीं विज, और वो एक नैरो मार्जिन था, 3200 मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। और विज साहब मंत्री भी रहे हैं, हो सकता है उनकी कुछ खिलाफत हो और उन्हें लगता हो कि चित्रा सरवारा कहीं इस बार उन्हें पटकनी ना दे दें, इसलिए वो अपने वोटों को, अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अजयदीप, एक बार दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी प्रियदर्शनी जी, क्या कहना है आपका? उनका विरोध अगर किसी स्तर पर है, इलाके के लोग, हमारा छावनी के लोग। कहिए अजयदीप, कहिए। हाँ, तो हो सकता है कि वहां उन्हें ये इस चीज का आभास हुआ हो कि लोग विमुख हैं, क्योंकि बीजेपी में फिलहाल मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई है वो मुझे लगता नहीं कि वहां कोई लड़ाई है। क्योंकि जब देखिए, नंबर 2 के शख्स हैं अमित शाह, और नंबर 2 के शख्स अगर स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ही होंगे, और फिर जैसे विज साहब ने बयान दिया उसके तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बयान आया, उन्होंने भी सीधा कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री की जो अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो नायब सैनी ही होंगे, उस पर कोई सवाल और शंका नहीं है। लेकिन फिर भी अगर विज साहब ने दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें, मेरा मानना तो कम से कम यही है कि उन्हें लगता है कि अजयदीप ये दबी हुई ख्वाहिशें हैं जो बाहर आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब बदलाव हुआ अनिल विज तब भी नाराज थे, वो कह रहे थे कि सीनियरिटी में मैं कहीं आगे आता हूं। देखिए, जिस समय जब नायब सिंह सैनी के नाम लेने के लिए पर्ची अनिल विज जी के हाथ में पकड़ाई गई तो विज साहब ने उस पर्ची को वहां फेंक दिया था हरियाणा निवास के अंदर, और विज साहब तुरंत बाहर निकल के अपना सरकारी काफिला छोड़ के और प्राइवेट गाड़ी में अपना अंबाला छावनी पहुंच गए थे अपने घर पर। तो वो जो नाराजगी है ना, वो नाराजगी तो एकदम शाश्वत है। बिल्कुल। जब 2012 में नायब सिंह सैनी अंबाला के जिला अध्यक्ष बने थे पहली बार, तो उस समय भी विज साहब उनकी मीटिंगों में नहीं आते थे और उन्हें लगता था कि एक कल का लड़का जो है वो अध्यक्ष बना दिया। जबकि बात सिर्फ इतनी है कि कुर्सी एक है, अनार एक, बीमार कई हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी यही सीएम पद की रेस देखने को मिल रही है और भाजपा में भी अगर अब ये बात हो रही है तो ये प्रियदर्शनी क्या कहना है आपका अनिल विज के इस बयान? देखिए, अनिल विज जी हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव भी, जो जहां तक मेरी जानकारी जा रही है, सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव भी उन्होंने ही जीते हैं, 7 या 8 बारी चुनाव जीते हैं अनिल जी ने। जी, डिबेट नाउ। तो मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और पार्टी में उनका मान सम्मान कभी भी कम नहीं हो सकता है, वो उनका स्थान कोई ले नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक प्रोटोकॉल, एक तरीके से चलती है। इस तरीके से नहीं चलती कि कोई बापू बेटा आके कैप्चर कर जाएंगे, इतना कैप्चर कर जाएंगे कि एक वंचित वर्ग से आई हुई महिला को ये कभी सीएम कैंडिडेट नहीं बनने देंगे। ये इतना कैप्चर कर जाएंगे कि रणदीप सुरजेवाला जो कि यूथ कांग्रेस के अपने जमाने में अध्यक्ष रहे हैं और इतनी बड़ी लेगेसी लेके आए हैं, उनको साइडलाइन कर दिया और सिर्फ एक सीट तक सीमित कर दिया, वो भी उनके पुत्र की सीट दी। 10 सीटें दी थी, 10 आप जवाब देना चाहेंगे प्रियदर्शनी की बात का? एक मिनट, मैं 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड ओके प्रियदर्शनी। अब आप ये देखिए हमारे यहाँ, और ये भी बात देखिए कि अगर हमारे पास सीएम के इस किस्म के उम्मीदवार हैं जो आप मीडिया वालों ने फैला रखा है कि ये उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है, इससे ये पता लगता है कि इससे 2 बातें पता लगती हैं। एक, हम परिवारवाद की राजनीति को नहीं मानते क्योंकि जो तीनों नाम लिए हैं आपने, ये तीनों परिवारवाद में कहीं ना कहीं से नहीं आते हैं। ओके प्रियदर्शनी, ठीक है, मीडिया में बात तभी आती है जब कहीं राजनीतिक गलियारों से इसकी चर्चाएं निकलती हैं। अनिल विज ने तो खुलकर कहा है, इसीलिए ये बात मीडिया में है। चलिए, ठीक है। महेंद्रगढ़ की रैली में अमित शाह जी ने क्लियर किया था कि हम नया सैनी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी ये बात नहीं बोल पा रहे हैं कि हरियाणा में सुखबीर किस जी, चेहरे पे ये सुखबीर चुनाव लड़ रहे तंवर, हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय अनिल विज जी को जब 9-9.5 वर्ष के कुशासन के बाद अपनी छवि सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज जी काम कर रहे थे उनको भी बदला। और जिस तरह से अजय लाठर साहब अभी बता रहे थे, जिस लिहाज से वो निकले थे, उन्हीं के हाथ में पर्ची थमा दी थी, उसके बाद से सारा का सारा रोष जग जाहिर है। और वर्तमान परिस्थितियां जिस प्रकार से चल रही हैं, उन परिस्थितियों में प्रतीत ये होता है, हरियाणवी में एक कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। निश्चित तौर पे जिस तरह से अनिल विज जी का बयान आया है और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका विरोध हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनिल विज साहब अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं और उस विरोध को इस मुख्यमंत्री के उसके साथ उछाल के कोई अपना सुरेश पाठक, यहाँ तो अभी बात हो रही है, कांग्रेस में तो खुलकर ये रेस चल ही रही है। शैलजा कई बार कह चुकी है कि मैं सीएम की रेस में हूं, मैं क्यों नहीं सीएम बन सकती, उसके बारे में मैं जवाब देता हूं। पहले मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई जी। देखिए मोहतरमा, जिस तरह से मैं आपको अतीत में ले जाऊं, हमारी सरकार बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2091 में। उस वक्त भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आगे बढ़ाया था। उसके बाद विषय है 2005 का। निश्चित तौर पे उस वक्त भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था और उस वक्त बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी भजन लाल जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे और पूरा ये था कि भाई वो बनेंगे, लेकिन ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। कांग्रेस में जो विधायक चुन के आएंगे, उनके चुने हुए जो विधायकों की मर्जी से जो बैठक होगी, बैठक के बाद सुरेश जी, ये सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं, बीजेपी भी यही कह रही है कि हमारा ये कल्चर नहीं है, आप भी यही कह रहे हैं, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल तो ये है कि जब नेता खुलकर ये बयान दे रहे हैं, ओपनली बयान दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो निकलकर बाहर आ रही हैं, और ये संकेत क्या दे रहे हैं? अलग विषय है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को ये प्राधिकार है कि वो किसको अपना नेता चुनेंगे। ठीक है, चलिए सुरेश पाठक जेजेपी से हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। सुरेश, क्या कहना है आपका? जी देखिए, जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस से और बीजेपी से बात कर रहे थे कि पहले तो मैं अनिल विज जी के बारे में बात करूंगा। अनिल विज जी हरियाणा में बीजेपी में बहुत ही पॉपुलर नेता है। विज जी की जो कार्यशैली थी, उन्होंने हरियाणा की जनता को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार विज साहब को हाशिए पे डालने का काम किया है। एक मनोहर लाल जी की बात करूं तो मनोहर लाल जी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से विज साहब का ऐसा सफाया कर दिया। देखिए, द्वंद्व तो बीच पहले से ही उनके बीच में चल रहे थे। पहले गृह विभाग मिलने के बाद सीआईडी किसके पास रहेगी, मुख्यमंत्री के पास रहेगी या गृह मंत्री के पास रहेगी, इसको लेके भी हर बारी भारतीय जनता पार्टी ने विज साहब को नाराज किया है। उसके बाद भी बात करूं तो जब परिवर्तन हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा, तो गठबंधन तोड़ने के बाद नंबर तो विज साहब का ही बनता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोट बैंक की लालच में कि वो ओबीसी वोट वर्ग बैंक को, जो ओबीसी वर्ग है, उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाह रही थी, इसलिए इन्होंने नायब सिंह सैनी जी का फेस आगे किया। लेकिन नायब सिंह सैनी जी, अगर कोई कार्यशैली में बात करूं, किसी भी तरह से नायब सिंह सैनी जी विज साहब का मुकाबला नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विज साहब को पीछे करके अपने आप को बैकफुट पे डाल दिया है। अगर आज विज साहब भारतीय जनता पार्टी के फेस होते सीएम के, तो इनको इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके सुरेश पाठक, आप ये जो पॉइंट्स उठा रहे हैं, इस पर आऊंगी, क्योंकि उस पर आगे चर्चा करेंगे।
कि किस तरह से जो आप बहुत अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं कि अनिल विज कैसे थे, भाजपा ने क्या किया, आपके भी अपने थे और अपने ही अपनों के बारे में अब क्या किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस राजनीति पर भी आएंगे। लेकिन अजयदीप लाठर, बात अभी ये हो रही थी कि सीएम की कुर्सी एक है, अनार एक है, बीमार कई हैं, और ये हर चुनाव में होता है और ये दबी हुई ख्वाहिशें नेताओं की निकलकर बाहर आती हैं। ये इससे राजनीतिक का जो माहौल है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस में ये लगातार चल रहा था, हालांकि दोनों पार्टियां कहेंगी हम तो बड़े संगठित हैं, हमारा जो हाईकमांड है जो फैसला करेगा हम वही करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी जो लगातार गाहे बगाहे आती है, ये क्या संकेत देती है? देखिए नवजोत जी, राजनीति में इच्छाएं आकांक्षाएं हर किसी की होती हैं। हर कोई नेता जो प्रदेश स्तर पे राजनीति करता है वो चाहता है कि प्रदेश की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी उससे मिले। और मेरा तो ये मानना है कि ज्यादा दावेदारी, जो बार बार दावेदारी की बात आती है, वो केवल इसलिए आती है कि उनके समर्थक उनके साथ रहें, उनके समर्थक उनसे ना छिटके। जिस बिरादरी से वो आते हैं या जिस समुदाय से वो आते हैं वो वोटर वो उनके साथ खड़े हों, उनके साथ खड़े होकर उनकी पार्टी के लिए वोट करें। ये दबाव की राजनीति का हिस्सा भी है, ये दबाव की राजनीति का हिस्सा भी है कि मुझे दरकिनार ना किया जाए। बिल्कुल दबाव की राजनीति का भी हिस्सा है ये। इसमें सारी चीजें छिपी हुई हैं। जब टिकट बंटवारा चल रहा था तो उस समय भी जो अलग अलग जगह से दावेदार थे वो सभी के, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, तो उन लोगों ने भी अपने उन समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश की है जो उनके खास होते थे या उनके समर्थक थे। मतलब ये देखिए, पार्टी हाईकमान पे और उन चीजों पे दबाव की तो है ही, साथ में जनता के बीच में ये एक संदेश देने की है कि हम जो है हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो उसमें क्या है कि कार्यकर्ता और ज्यादा संगठित होकर काम करता है। कार्यकर्ता को लगता है कि उनका नेता अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो राज उनके इलाके में आएगा, उनके शहर में आएगा, उनकी विधानसभा में आएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग और डैमेजिंग भी हो सकता है। बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। नहीं, मिसलीडिंग और डैमेजिंग का तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेता अपने आप को दावेदार बताता है ये उसके लिए तो फायदेमंद है। हाँ। उसके लिए भी फायदेमंद है और उसके समर्थकों के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन ओवरऑल हाँ, और ओवरऑल तो फिर वही है कि देखिए बाद में विधायक फैसला करते हैं या हाईकमान अपनी चिट्ठी पकड़ाता है कि ये मुख्यमंत्री होगा। ओवरऑल तो बाद में फिर किसी की नहीं चलती, वो हाईकमान के ऊपर ही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। चलिए, ये दबाव की राजनीति भी है। सीएम की कुर्सी तो एक है, लेकिन कई नाम इस रेस में हैं और इस रेस में रहते हैं, और इसीलिए राजनीति के ट्रेजेडी किंग कौन है ये भी समझना होगा। बात जब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती हैं तो दो नाम उभर कर आते हैं। राजनीति के ट्रेजेडी किंग रामविलास शर्मा का नाम अब जुड़ा, क्योंकि उनका टिकट भी कट गया, और उससे पहले कांग्रेस के, फिर भाजपा के चौधरी बीरेंद्र, और अब फिर से कांग्रेस के चौधरी बीरेंद्र तो खुद मानते हैं कि मैं राजनीति का ट्रेजेडी किंग हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, और फिर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग बोलते थे, हमें सियासत में ट्रेजेडी किंग बोला जाता है। वो फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग बोलते थे, हमें सियासत में ट्रेजेडी किंग बोला जाता है। और दंगल के आज के हमारे बड़े सवाल यही हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस कौन है फेस, रूठने मनाने का दौर, चुनाव किस ओर, हरियाणा चुनाव में बागी कितने पड़ेंगे भारी। ये अहम सवाल है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि रूठने मनाने का दौर, चुनाव किस ओर। लेकिन इसी बीच चुनाव किस ओर जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी बयानबाजियां आ रही हैं जो यकीनन सवाल खड़े करती हैं कि ये चुनाव जा कहां रहा है। ऐसी कौन सा जहर उगल रहे हैं नेता ये चुनावी मौसम में। बात कर रहे हैं नैना चौटाला के एक बयान की, वो किसके बारे में कह रही हैं ये भी आप सुनिए नैना चौटाला ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, ये राजनीति किस ओर जा रही है। सुरेश पाठक क्या कहना चाहेंगे। हालांकि जब
हंगामा हुआ सोशल मीडिया में भी और मीडिया में, तो उसके बाद नैना चौटाला ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अनूप धानक तो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ थे, भावनाओं में बह गई। लेकिन ये शब्द किस तरह से, राजनीति किस तरफ जा रही है सुरेश पाठक? ये तो आप ही के अपने थे, अब जरूर भाजपा के हो गए हैं। सुरेश पाठक जी देखिए, जैसे अभी ये आपने भाषण उनकी ये स्पीच की ये सुनवाई है, तो नैना चौटाला जी ने उसके बाद सार्वजनिक मंच से एक और भाषण दिया था। एक बारी और उन्होंने यही बात कही थी कि ऐसा कोई ये जो बात थी या ये भी जो उन्होंने बोला है, कोई द्वेषपूर्ण नहीं बोला है, ये एक भावात्मक रिश्ते थे उनके अनूप जी के साथ। अनूप धानक जी जब भी कहीं पे भी नैना जी को मिलते थे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी को मिलते थे, तो एक पारिवारिक सदस्य की तरह उनके पैर छूकर उनके सम्मान के साथ उनसे चर्चा करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में अनूप जी बीमार हुए और पार्टी के जितने सीनियर वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उनका हालचाल भी जाना, लेकिन अनूप जी के मन में क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। उसके बावजूद सुरेश पाठक, बात वो नहीं है, भावनात्मक रिश्ते थे। अगर रिश्ते थे तो इतनी कड़वाहट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में इस हद तक। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। नैना चौटाला जी ने अपने भाषण में दूसरा जो उसके बाद उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी है, वो स्पष्टीकरण दिया है। जी, मैं इस पे कुछ बोलना चाहती हूँ, मुझे लेकिन वो स्पष्टीकरण बाद में है, पहले ही आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये बहुत कठोर शब्द हैं। कहना चाह रहा हूँ, देखिए जहाँ पे रिश्ते पारिवारिक होते हैं, जहाँ कोई आपको अपना समझता है, तो वहाँ ऐसी जो मतलब बात होती है, वो बात कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन शब्दों को कि जहाँ रिश्ते भावनात्मक होते हैं। अभी आप अनिल विज जी की बात पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सुरेश पाठक, और यहाँ तो शब्दों के कोई दायरे ही नहीं है, दायरों से बाहर निकलकर शब्दों के बाण चलाए गए हैं। दो मुंहा सांप और उनके रंग को लेकर भी कटाक्ष किया गया है, जो कि मैं दोहराना नहीं चाहती चैनल पर। कर रहा हूँ, एक जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। एक माता जो अपने बच्चे को किसी भी तरह से डांट देती है, जो भी कुछ माँ तो फिर अपने बच्चे के 100 खून माफ कर देती है, माँ अपने बच्चे के 100 खून माफ कर देती है, फिर इस तरह की जस्टिफिकेशन सही नहीं है। जाति पे आरोप नहीं लगाती है। देखिए, जाति का आरोप नहीं लगाए हैं, जाति का आरोप कोई नहीं लगाया है, कोई माता नहीं लगाती है, जाति का आरोप कोई नहीं लगाया है। यहाँ पे आप नैना चौटाला ने वंचित वर्ग पे पूर्ण रूप से आरोप लगाने की कोशिश की है। जो भी बात हुई है वो नैना जी की केवल और केवल नाराजगी थी, जो वो उम्मीद नहीं की नाराजगी थी, पूरे वंचित वर्ग से नाराजगी में इतनी कड़वाहट कि आप दायरे भूल जाएं, देखिए शब्दों की मर्यादा भूल जाएं। मैं वही चीज कह रहा हूं जो आप स्पष्टीकरण कह रहे हैं, वो स्पष्टीकरण ऐसा नहीं है। वो स्पष्टीकरण उन्होंने जो दिया है उसमें बताया है कि अनूप धानक को अपना बेटा समझते हैं। अजयदीप लाठर, आप कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से इस पर? फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। अनूप जी, अजयदीप लाठर, ये राजनीति में ना कोई किसी का बेटा होता है, ना कोई किसी का पिता होता है, ना कोई किसी की माँ होती है। दुष्यंत चौटाला जब मंच से बोलते हैं तो एक बार भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी माँ नैना चौटाला, वो सीधा बोलेंगे श्रीमती नैना चौटाला जी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वो सीधा नाम लेके बोलते। राजनीति में कोई किसी का पिता, पुत्र, बेटा, बहन, भाई कुछ नहीं है, और ये एकदम स्पष्ट है। और जजपा को और खास तौर पे नैना चौटाला को तो ये सोचना चाहिए कि जब इनेलो टूटकर जजपा में आए थे तो उसमें अकेले अनूप धानक थे जो उनके साथ खड़े थे, बाकी सब उनसे छिटक गए थे, बाकी तो बाद में आए हैं। शुरुआती दौर में देखिए सबसे पहले आने वाले वो थे, और जो उसके बाद मतलब वो साथ भी रहे, अंत समय तक रहे। ठीक है, पार्टियों में आपस में परिवार भी टूटते हैं, और पार्टी में भी अगर कोई नाराज होता है तो वो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा होता आया है, परिवार भी बिखरते हैं। लेकिन ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, ये मुझे सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है कि ये राजनीति किस ओर जा रही है, कोई मर्यादा नहीं। ये कहीं ना कहीं देखिए, ये इस तरह के शब्द जो हैं ये वाकई अमर्यादित शब्द हैं, और हरियाणा की राजनीति में जहां सामाजिक ताना बाना आपस में लोगों का बड़ा जुड़ा हुआ है, वहां शायद इस तरह के शब्दों का तो कोई स्थान ही नहीं है।
इस तरह के शब्दों को बोलने से पहले ये हो सकता है किसी बात का उनको गुस्सा रहा हो या उनकी कोई पीड़ा रही हो अनूप धानक के प्रति, लेकिन ये जो शब्द है, और अगर कोई एक अच्छे लेवल का नेता ये शब्द बोलता है तो वो निहायत ही निंदनीय है। और इसके लिए जो है, ठीक है उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन ये निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। बिल्कुल। मैं जल्दी केवल एक चीज से कहना आप चाहता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? जल्दी से, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्दी से सुरेश पाठक। जी, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ। नैना जी ने अभी जो स्पष्टीकरण दिया था, जैसा कि आपने भी बताया, तो नैना जी ने एक बात भी खुल के कही थी कि जब कैबिनेट में मंत्री बनाने की बात थी तो केवल और केवल नैना जी ही अड़ी थी परिवार में कि अनूप धानक जी को कैबिनेट में सबसे पहले मंत्री बनाया जाए जननायक जनता पार्टी बात से। वो है तो ही मैं नहीं वही चीज कि जजपा ने या नैना चौटाला ने अनूप धानक के लिए क्या किया, या अनूप धानक ने जजपा या नैना चौटाला के लिए या दुष्यंत चौटाला के लिए क्या किया। बात तो यहाँ अमर्यादित शब्दों की है। मैं आपको वही चीज उसके कह रहा ऊपर हूं, कोई ये केवल- जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये केवल उनके हृदय की एक पीड़ा थी जो निकल के बाहर आई है। चलिए, उसमें बेहतर वाकई जरूर कहता हूं कि ये बातें हृदय थोड़े- की पीड़ा थी, लेकिन ये कैसी पीड़ा थी जो सारी मर्यादाओं को तोड़ गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं दंगल में। बदलते मौसम के साथ हरियाणा की सियासत भी गर्मा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली हरियाणा में चुनाव से पहले की है, और इस रैली से तकरीबन 6 जिले और 23 विधानसभाओं को टारगेट करने की कोशिश की गई। और इस रैली की मुख्य बातें क्या क्या रही और किस तरह से कितना साध पाए, ये भी समझने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की हुंकार। गांधी परिवार ने हमेशा ओबीसी लोगों को अपमानित किया, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस, आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने किसानों और जवानों को धोखा दिया। कांग्रेस शासन में विकास सिर्फ एक जिले तक सीमित रखा। ये बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करना कांग्रेस की नीति। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं। बीजेपी ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। ये हाल ही में हुई मोदी की रैली की कुछ अहम बातें हैं, इस पर चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस रैली से जो हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी और 6 जिलों को जो टारगेट किया, जिसमें 23 विधानसभाएं आती हैं, उसमें कितना असर देखने को मिला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य भी जुड़ गए हैं। अनिल आर्य, क्या कहना है आपका? देखिए, मोदी की रैली को बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी पैदा कर पाई है, मुझे नहीं लगता है। ये जरूर है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है मोदी की रैली में, और वो नैरेटिव ये रहा कि दलित के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा जाए, ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा जाए, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा जाए, उन राज्यों में कांग्रेस क्या करी और क्या करी। प्रधानमंत्री ने इस रैली में जो ओबीसी के लिए, किसानों के लिए बाकी जो योजनाएं उन्होंने चलाई हैं उनका जिक्र तो किया, लेकिन इस रैली के बाद सिर्फ और सिर्फ इतना जरूर हुआ है कि भाजपा के लोगों में ये उत्साह दिखने लगा है कि शायद वो स्थिति अब नहीं रहेगी बुरी, जितनी स्थिति इलेक्शन के शुरुआती दौर में मानी जा रही थी। तो भाजपा बहुत कम सीटों पर समर्थन नजर आ रही थी, धीरे धीरे वो टेम्पो भाजपा का बनता नजर आ रहा है। आप देखिए कि मोदी की रैली के बाद से भाजपा ने कांग्रेस पर दलित मुद्दे को लेकर पूरी तरह अटैकिंग रुख अपनाया हुआ है। यानी आपका ये कहना है कि बीजेपी दलित मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, शैलजा के कंधे पर बंदूक रखकर जो भाजपा ने चलाने की कोशिश की है पिछले 2 दिन से, जो भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, अशोक तंवर के बयान आ रहे हैं, या और दूसरे लोगों के बयान जो आ रहे हैं भाजपा की ओर से, ये कोशिश कर रहे हैं कि हुड्डा और शैलजा के बीच में एक कितनी बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की जाए कि जिससे दलित वर्ग को ये लगे कि कांग्रेस और हुड्डा तो उनके खिलाफ। आप देखो, मिर्चपुर कांड या गोहाना कांड को फिर से याद दिलाना, या शैलजा की को सीटों पर जो पूरा नहीं उनकी चल पाई उसको याद दिलाना, या शैलजा मुख्यमंत्री बन सकती है, इन सब बातों को लेकर जिस ढंग से भाजपा घेरने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि भाजपा जो गलती लोकसभा चुनाव में कर चुकी थी, जो उनके ऊपर जो नैरेटिव सेट हुआ था संविधान बदलने का, उससे दलित वोट छिटक गई थी। अब भाजपा को लग रहा है कि उन वोटों को अपने साथ लिया जाए और उन्हें बिखराव पैदा हो। अभी तक लग क्या रहा है, हरियाणा में जाट समुदाय, दलित समुदाय और मुस्लिम वोट,
कि 3 कम्युनिटी ऐसी हैं जिन पर यह माना जाता है कि इन कम्युनिटीज की अधिकतम वोट कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा उनमें सेंध लगाना चाहती है। जाटों में सेंध वो अब तक नहीं लगा पाई, आगे लगा पाएगी, मुझे इसका शक है। 2019 के चुनाव में हमने देखा था, जो भाजपा के जाट चेहरे थे बड़े बड़े, वो सारे धराशायी हो गए। ओपी धनखड़ थे, बराला जी थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, तीनों धराशायी हो गए। उसके बाद भी कोशिश भाजपा ने की कि एक संदेश ऐसा जाए जाटों के बीच में कि भाजपा जाट विरोधी पार्टी नहीं है। क्या किरण चौधरी को राज्यसभा भेजना रहा हो या जो टिकटें बांटी गई हैं उनमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर किया गया हो। मुझे लगता है कि इतनी कोशिश भाजपा कर ले, पर जाटों का मन जीतने के लिए अभी उसको और कोशिश करनी पड़ेगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस प्रदेश का जाट समुदाय भाजपा को बदलकर कांग्रेस के लाने पक्ष को लाने के पक्ष में है। सुखबीर तंवर, क्या कहना है आपका? मोदी की रैली से जो मंच से प्रधानमंत्री ने कहा और ओबीसी की बात की, दलितों की बात की, और जो अनिल आर्या कह रहे हैं। देखिए, मैं अनिल आर्या जी की बात से पूर्ण इत्तेफाक रखते हुए कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र की धरा पे जिस तरह की बात करी, निश्चित तौर पे वही घिसी पिटी बात जो लोकसभा के चुनाव के कार्यक्रमों में उन्होंने कही, उसी की पुनरावृत्ति थी। निश्चित तौर पे जो हरियाणा में 10 वर्ष का कुशासन है उसके बारे में जो विफलताएं हैं, मोदी जी उसके बारे में कुछ भी कहने से बचे। मोदी जी को बताना चाहिए था कि आखिर वो जब प्रधानमंत्री मनोनीत हुए और दक्षिण हरियाणा में पहला कार्यक्रम हुआ, उसमें जिस तरह से जोर शोर से उन्होंने कहा था कि दिल्ली की गद्दी पे बैठते ही पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है C2+50 में उसको लागू करेंगे। आज 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, निश्चित तौर पे नील बटे सन्नाटा है। इसके बाद माननीय मोदी जी ने वायदा किया इस राष्ट्र और हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ। 2016 में बहुत बड़ी लंबी हाँकी फेंकी, कहा कि 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। निश्चित तौर पे आय नहीं कर पाए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही उस पर भी टिप्पणी कीजिए। गलत बात आपकी, आप सुनिए पहले। सुरेश जी, मैं दलित वाली बात पे बात कर रही हूँ, आप किसान गिना रहे हैं, समझ में आ रहा है। नहीं, मैं दलित की बात पे भी आता हूँ ना। माननीय मोदी जी आए हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो 10 साल की विफलताओं की चर्चा ना करो। मैं, आप सुनिए पहले। इसके अलावा उन्होंने कहा तो 2022 में आय को दुगनी करने का था, किया क्या? इस राष्ट्र को 3 काले कानून, जिस तरह से विरोध हुआ, 13 महीने का आंदोलन, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत, और जब वो आंदोलन समाप्त करवाया गया, उन काले कानूनों को रद्द किया गया। उस वक्त क्या कहा था? न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून हम देंगे। लेकिन आज भी कुछ कहना सुनना नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है जातिवादी राजनीति करना, सांप्रदायिक राजनीति करना, और उसी की वानगी कुरुक्षेत्र में आदरणीय मोदी जी ने दी। निश्चित तौर पे कहने के लिए उनके पिटारे के सारे शब्द सब कुछ समाप्त हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। चलिए, बेहतर प्रियदर्शनी, आप क्या कहना चाहेंगी? जो दलितों की बात और जो अनिल आर्या ने कहा कि शैलजा को मोहरा बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर ये सारी बातें की जा रही है। प्रियदर्शनी, जल्दी से। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास है। कंप्लीट करवा लीजिए उनसे, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। आप सुखबीर जी रुक जाइए। प्रियदर्शनी प्लीज, आपके कमेंट्स, मुझे अजय दीप लाठर के पास जाना है, वक्त की मेरे पास कमी है। प्रियदर्शनी जल्दी से। मेजोरिटी में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ है। ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। सुखबीर तंवर, आप चुप हो जाइए, जरा दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप फिर मुझे मत बैठाइए ना, जब की कांग्रेस की सुननी है आपको तो। मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी सुखबीर जी, प्लीज। प्रियदर्शनी जल्दी से अपनी बात कहिए जो इन्होंने कहा, जल्दी से। नहीं, देखिए, आप मुझे जल्दी से नहीं बोल सकती है मैम, क्योंकि आपने इनको पूरा टाइम दिया। मेरे पास वक्त का बात पूरी तरीके से रखूंगी। प्रियदर्शनी, एक प्रोग्राम का टाइम होता है, प्लीज आप अपनी बात कहिए जल्दी से। I do agree, but he has taken my time. आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए। Go ahead. आपने उनसे जो प्रश्न पूछा, आपने उनसे एक साफ बड़ी क्लियर कट उनसे एक प्रश्न पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हैं वंचित वर्ग के लिए।
क्योंकि इनके पास कोई भी आंसर नहीं है, उत्तर नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने वंचित वर्ग की एक महिला को इन्होंने जो सीएम का चेहरा बनाना चाहिए था, इनकी हिम्मत नहीं है बनाने की, इनकी हिम्मत नहीं है बनाने की। देखो ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है डिबेट का, ये कौन सा तरीका है? दलित के आप इतने हितैषी हैं, सुखबीर तंवर, आप उनको बोलने दीजिए। ये कौन सा तरीका? मुझे आवाज म्यूट करनी पड़ेगी प्लीज। हाँ, उसके बाद मैं आपको कोटेड स्टेटमेंट बता रही हूँ, और ये कोटेड स्टेटमेंट बहुत सुनना जरूरी है। जगजीवन राम की मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी, वहां पे उन्होंने कोटेड लिखा है, कोटेड अपनी बायोग्राफी में लिखा है उन्होंने कि इंदिरा गांधी ने बोला है, इंदिरा गांधी जी की सोच बोल रही हूँ, गांधी नेहरू परिवार की सोच बता रही हूँ मैं आपको, कि इनकी सोच में ये लिखा हुआ है, दीमक की तरह इनके यहाँ घुसी हुई है चीज कि कोई भी वंचित वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है इस देश का। ये इंदिरा गांधी ने कोटेड लैंग्वेज में बोल रखा है जगजीवन राम की ऑटोबायोग्राफी में। यकीन ना हो तो पढ़ लीजिएगा, यकीन ना हो तो पढ़ लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, नहीं इस तरह से आप दोनों से बात नहीं हो सकती है, प्रियदर्शनी जी एंड सुरेश पाठक जी। आई एम रियली सॉरी, इस तरीके से बात नहीं हो सकती है आप दोनों के साथ। इस तरीके से डिबेट होगी, आप ही की डिबेट खराब हो रही है मैडम। आप ही देखिए, एक मर्यादा, एक प्रोटोकॉल से। प्रियदर्शनी प्लीज अपनी बात कहिए प्लीज। कुछ नहीं बोलती हूँ तंवर साहब, जब आप बोलते सुखबीर जी कुछ नहीं बोलती हूँ प्लीज। इसीलिए सुन रहे हो। नहीं, उसके बाद यही राहुल गांधी ने अपनी दादी के पद चिन्हों पे चलते हुए वाशिंगटन डीसी में, जहां पे देश विश्व पटल पे जाके आरक्षण के बारे में खुलेआम ये बोल दिया कि अभी हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन सरकार में आते ही हम पहली कलम से आरक्षण को खत्म। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आप दोनों के साथ इस तरीके से बात नहीं हो सकती है। रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम के साथ कि आवाज को इनकी प्लीज म्यूट करें। अजयदीप लाठर, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस है वो किसान के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, जवान के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो भाजपा है वो दलित की बात कर रही है। क्या ये नैरेटिव सेट हो रहे हैं अब हरियाणा की राजनीति में? अजयदीप लाठर। देखिए नवजोत जी, मेरा ये मानना है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ने एक लाइन पकड़ी, संविधान को बचाना है और जातीय जनगणना करानी है। इन लाइनों पे उन्होंने चुनाव लड़ा। उसका परिणाम हरियाणा में देखने को मिला कि 5 सीटें कांग्रेस के पाले में चली गई। उसके अलावा बीजेपी ने जो सीटें जीती उनका जीत का मार्जिन घट गया। तो मुझे लगता है कि ये इस विधानसभा चुनाव की पहली रैली थी, और उस पहली रैली में प्रधानमंत्री ने एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि दलित और पिछड़ों के हितैषी सिर्फ हम हैं, कांग्रेस नहीं है। क्योंकि जब विश्लेषण हुए तो ये बात निकल कर आई कि दलित का एक बड़ा वर्ग लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ गया था। अब उस चीज को फिर से विधानसभा चुनाव में जाने से रोकने के लिए हरियाणा में पिछड़ा और दलित, इन दोनों को साथ दें, इन दोनों को अपने पाले से ना जाने दें। ये कोशिश प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र की रैली से की है। इसका परिणाम क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक मुद्दा गर्म उन्होंने जरूर कर दिया है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो जवान, किसान, पहलवान या फिर दलित और पिछड़ा वर्ग, अब इन मुद्दों पर हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन हरियाणा की ये राजनीति आने वाले दिनों में किस ओर चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।